कभी सोचा है आप किसी से मिलते हो और सिर्फ 1 घंटे में ही लगता है बस इससे दूर ही रहना बेहतर है। ना कोई लड़ाई हुआ, ना कोई बुरा व्यवहार, फिर भी दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, ये बंदा तो बिल्कुल बोर है यार। ऐसे ही लोग होते हैं एंटी सेड्यूसर्स, जो अपनी पर्सनालिटी, हैबिट्स और एनर्जी से ना सिर्फ बोरिंग लगते हैं बल्कि लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। उनके पास अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ रिपल्सन होता है। एक बार एक बिजनेसमैन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में गया। उसका प्लान था अपने कॉन्फिडेंस, चार्म और स्मार्ट टॉक से सबको इम्प्रेस करना। मीटिंग शुरू हुई, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तभी एक बंदा बोल उठा जो हर बात में अपने बोरिंग ओपिनियंस घुसा रहा था, बिना मतलब के इररिलेवेंट फैक्ट शेयर कर रहा था और हर डिस्कशन को ऑफ ट्रैक कर रहा था। सब लोग पहले तो हम ओके कहकर इग्नोर कर रहे थे, पर धीरे धीरे हर किसी का मन उदास और मूड ऑफ होने लगा। उसके बोलते ही रूम का एनर्जी लेवल 0 हो गया। मीटिंग खत्म हुई तो क्या हुआ, लोग उससे हाथ मिलाने से भी बचने लगे। वो बंदा बन गया ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी सेड्यूसर। बॉस, एंटी सेड्यूसर बोरिंग नहीं होते, टॉक्सिक और हवाले होते हैं, जो अपनी हैबिट्स और नेचर से लोगों को अनकॉन्शियसली दूर कर देते हैं। किसी का ईगो तो बहुत ज़्यादा होती है, किसी में ओवर कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इमोशनल वैम्पायर की तरह आपकी एनर्जी ही खा जाते हैं। सेडक्शन एक मैग्नेट की तरह होता है, अगर बहुत कमज़ोर है तो कोई चिपकता नहीं, और अगर ज़्यादा शार्प है तो लोहा भी पिघल जाता है। बैलेंस वही बंदा रख पाता है जो अपने ईगो, अपने नीड और अपने वाइब को समझकर कंट्रोल में रखता है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। दुनिया में ऐसे 8 तरह के एंटी सेड्यूसर होते हैं जो हर जगह घूम रहे हैं, कॉलेज में, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, हर कहीं। आज के वीडियो में हम इनमें से पहले 3 को डिकोड करेंगे। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। सोचो तुम्हारे पास चार्म भी है, कॉन्फिडेंस भी है और सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर फिर भी लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि तुम जाने अनजाने में वो गलतियां कर रहे हो जो तुम्हें एक एंटी सेड्यूसर बना देती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 3 ऐसे एंटी सेड्यूसर के बारे में जो सब कुछ होने के बावजूद अपने वाइब से गेम बिगाड़ देते हैं। फर्स्ट, द ब्रूट, द वन हु डोमिनेट्स विद sheer फोर्स। ब्रूट वो होता है जो दुनिया को सिर्फ एक ही लेंस से देखता है, पावर। उसके लिए कंट्रोल का मतलब है फोर्स, एग्रेशन और फियर। वो कंप्रोमाइज नहीं करता, रीजनिंग नहीं मानता, बस एक ही रूल फॉलो करता है, मेरी बात ही फाइनल है। ये लोग डोमिनेटिंग, इम्पल्सिव और फुल ऑन एग्रेसिव होते हैं। उनका चार्म 0 होता है, पर उनकी प्रेजेंस एक चीज इंश्योर करती है, या तो तुम उनसे डरो या उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। सोचो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी ताकत से ही नहीं बल्कि अपनी ब्रूटैलिटी से भी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। द डार्क नाइट राइजेस में बेन का कैरेक्टर एक क्लासिक ब्रूट है। उसके लिए इमोशंस, लॉजिक या डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक रूल मानता है, जो ताकतवर है वही जीतेगा। बेन की पावर सिर्फ उसके मसल्स में नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी है। वो अपनी ब्रूटैलिटी को एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करता है। उसके अंदर एक कोल्ड, रूथलेस मेंटालिटी है जो सिर्फ दुश्मन को हराने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए बनी है। हिस्ट्री का एक अल्टीमेट ब्रूट, जोसेफ स्टालिन, उसने अपने रूल को सिर्फ डर और आतंक के थ्रू एस्टैब्लिश किया। जो उसके अगेंस्ट गया वो या तो जेल गया या मर गया। स्टालिन का ब्रूट पावर का मॉडल एक बात क्लियर करता है, डर टेम्पररी लॉयल्टी देता है पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ विरोध और नफरत पैदा करता है। ब्रूट सिर्फ फिजिकल कंट्रोल से पावर दिखाना चाहते हैं पर वो दिल जीतना नहीं जानते। इसी वजह से उनकी पावर कभी परमानेंट नहीं होती। सोचो तुम्हारे ऑफिस या कॉलेज में एक बंदा है जो हमेशा चिल्लाता है, डोमिनेट करता है और दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अथॉरिटी प्रूव करता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, पर क्यों? क्या वो रिस्पेक्ट से सुनते हैं? नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। पर जैसे ही उसका पावर खत्म होता है उसका इन्फ्लुएंस भी 0 हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ फोर्स से चला रहा होता है, ना कि लॉयल्टी से। एक टाइम था जब लोग सोचते थे पावर का मतलब सिर्फ ब्रूटैलिटी है, जो चिल्लाया सबसे ज्यादा वो समझा गया लीडर। पर एक रियल गेम चेंजर आया, उसने सब कुछ चुपचाप जीतना शुरू किया, ना गुस्सा दिखाया ना मसल फ्लेक्स किया। बस एक चीज उसे समझ थी, लोग सिर्फ डर से नहीं रिस्पेक्ट से भी कंट्रोल होते हैं। उसने लोगों के दिमाग में घर बना लिया, उनकी सोच, उनका विजन, उनकी लॉयल्टी सब उसके कंट्रोल में था। पावर वो नहीं होती जो चिल्लाकर मिलती है, पावर वो होती है जो दिमाग में बैठ जाती है। ब्रूटैलिटी एक मोमेंट जीत सकती
होती है, पर साइकोलॉजी पूरा गेम। इसलिए अगर रियल पावरफुल बनना है तो बस मसल्स पे काम मत करो, अपनी सोच को शार्प और प्रेजेंस को डेंजरस बनाओ। बिकॉज रियल पावर वो होती है जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों पे राज करे। ध्यान दो बॉस, ब्रूट बनना आसान है, पर रियल पावर सिर्फ फोर्स और फियर से नहीं आती, वो इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट से आती है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पावर चाहिए तो सिर्फ दिखाने की नहीं, जीतने की सोचो, लोगों के दिमाग और दिल दोनों को। सेकेंड, द सुफोकेटर, द वन हु स्मूथर्स विथ ओवरबीरिंग लव। सुफोकेटर्स वो लोग होते हैं जो प्यार और अटेंशन देने के चक्कर में सामने वाले की जिंदगी का ऑक्सीजन चुरा लेते हैं। उनका फॉर्मूला होता है, जितना ज्यादा चिपकेंगे उतना ज्यादा पसंद किया जाएगा, पर असली दुनिया में ये फॉर्मूला उल्टा काम करता है। जितना ज्यादा पॉजिटिवनेस और नीडनेस उतना ही सामने वाला दूर भागने लगता है। प्यार स्पेस मांगता है, कंट्रोल नहीं। सोचो एक ऐसी लड़की जो सिर्फ प्यार नहीं पूरा कंट्रोल चाहती है, जो अपनी ऑब्सेशन को इतना डेंजरस बना देती है कि वो अपने ही पार्टनर की जिंदगी को एक बुरा सपना बना दे। एमी डन का कैरेक्टर एक क्लासिक एग्जांपल है। उसकी पॉजिटिवनेस इतनी एक्सट्रीम है कि वो सिर्फ अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करती बल्कि पूरा सिनेरियो मैनिपुलेट करती है। उसके लिए प्यार सिर्फ एक गेम है और वो जीतना चाहती है, चाहे किसी भी कॉस्ट पर। सुफोकेटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो अपनी इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन को ट्रू लव समझने लगते हैं, पर असल में वो सामने वाले की इंडिविजुअलिटी को बर्बाद कर रहे होते हैं। एक और एक्सट्रीम एग्जांपल है मार्क डेविड चैपमैन, वो आदमी जिसका जॉन लेनन के साथ ऑब्सेशन इतना डेंजरस हो गया कि उसने उसे मार डाला। ये ऑब्सेशन का सबसे डार्क साइड है, जब एडमिरेशन अनहेल्दी और टॉक्सिक बन जाए। सुफोकेटर्स की यही प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि अगर वो किसी को इनफ प्यार दिखाएंगे तो सामने वाला उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, पर प्यार फोर्स नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो नेचुरली रहेगा, पर जब तुम किसी को इमोशनली सुफोकेट करने लगते हो तो वो सिर्फ दूर जाने के बहाने ढूंढता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त जो हर वक्त तुमसे चिपका रहता है, रोज मैसेज रोज कॉल, तुम्हारी हर बात में इंटरफेयर करता है। शुरू में थोड़ा क्यूट लगता है, पर धीरे धीरे तुम्हें घुटन महसूस होने लगती है। तुम उसे अवॉइड करने लगते हो, इग्नोर करने लगते हो, क्योंकि किसी को भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों एक ही इंसान बन जाओ। असली कनेक्शन तब होता है जब दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें। एक लड़का था, उसे लगता था कि अगर उसने उस लड़की के हर स्टेप पे नजर रखी तो वो उसके और करीब हो जाएगी, लेकिन हर बार जब उसने उससे पूछा कहाँ जा रही हो, किससे बात हो रही है, तो लड़की थोड़ी और दूर हो गई। नफरत नहीं थी, पर घुटन जरूर थी। प्यार सांस की तरह होता है, जब तुम घुटन दोगे तो सामने वाला भागेगा। पॉजेशन कभी प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जिसमें तुम सामने वाले को फ्री फील कराओ और फिर उसका दिल तुम्हारे पास रहे। एडमिरेशन और ऑब्सेशन में फर्क होता है। एडमिरेशन रिस्पेक्ट से बनता है, ऑब्सेशन इनसिक्योरिटी से, और इनसिक्योरिटी सिर्फ रिलेशनशिप को तबाह करती है। जो तुमसे प्यार करता है उसे फ्रीडम चाहिए, सर्वेलेंस नहीं। रियल लव में बैलेंस होता है, ना ज्यादा क्लिंजी, ना ज्यादा डिस्टेंट, ना हर वक्त रिपोर्ट दो, ना इग्नोर करो। अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होता है तो उसके इंडिविजुअलिटी को समझो, एक्सेप्ट करो, और उसके पास होके भी उसे खुद से दूर मत करना। प्यार में कभी ओनरशिप नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप होती है। प्यार में कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट चलता है, और जहाँ ट्रस्ट टूट जाए वहाँ सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है। ध्यान दो बॉस, अगर तुम रियल लव चाहते हो तो पॉजिटिवनेस और नीडनेस छोड़ो। प्यार तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे को स्पेस देने की इज्जत करें। जो चीजें फोर्स की जाए वो कभी नेचुरली नहीं टिकती। थर्ड, द मोरलाइजर, द वन हु नेवर स्टॉप्स प्रीचिंग। मोरलाइजर वो लोग होते हैं जो हर वक्त ज्ञान बांटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई मांगे या नहीं। उनका मोटो होता है, मुझे सब पता है और तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये लोग हर सिचुएशन में एक जज की तरह घुस जाते हैं। तुम्हारे डिसीजंस, लाइफस्टाइल और चॉइसेस सब कुछ उनके मोरल स्कैनर से गुजरता है। उन्हें लगता है कि उनका तरीका ही सही है और जो उनसे एग्री नहीं करता वो बस गलत है। सोचो एक ऐसी औरत जो सिर्फ रूल्स बनाने में इंटरेस्टेड है, उनको समझने में नहीं, जो डिसिप्लिन के नाम पे डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। हैरी पॉटर सीरीज की डोलोरेस अम्ब्रिज एक क्लासिक मोरलाइजर है। उसका हर रूल अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस और मीनिंगलेस लेक्चर का मिक्सचर है। उसकी पिंक ड्रेस और मीठी
मुस्कुराहट के पीछे एक डिक्टेटर छुपा होता है जो बस कंट्रोल करना चाहता है। लोग उसके ज्ञान से इंस्पायर नहीं होते बल्कि इरिटेट होते हैं, क्योंकि मोरलाइजर का ज्ञान गाइडेंस नहीं एक पनिशमेंट लगने लगता है। अब सोचो एक फिलोसोफर जो दुनिया को सिर्फ स्ट्रिक्ट मोरल कोड से देखने लगता है, जिसमें सिर्फ रूल्स होते हैं पर इमोशंस और इंडिविजुअलिटी की कोई जगह नहीं होती। इमैनुअल कांत एक ब्रिलियंट थिंकर था, पर उसका कठोर एटीट्यूड भी उसका एक मोरलाइजर का ही वर्जन था। उसका मानना था कि जिंदगी सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रूल बुक के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि जब सिर्फ रूल्स बचते हैं तो इमोशंस मर जाते हैं। मोरलाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो सोचते हैं कि उनका तरीका ही आखिरी सच है और जो उससे अलग सोचे वो बस गलत है। सोचो तुम्हारे ग्रुप का एक दोस्त जो हर आउटिंग पे एक नया लेक्चर शुरू कर देता है, जैसे ये खाना अनहेल्दी है, तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ये मूवी टाइम वेस्ट है। शुरू में लगता है कि वो बस हेल्प कर रहा है, पर धीरे धीरे वो एक वॉकिंग टॉकिंग लेक्चर बन जाता है, जिस कारण से तुम उससे बचने लगते हो, क्योंकि हर पल ज्ञान सुनना कौन चाहता है। एक लड़का था, हर बात पे दूसरों को सुधारने की कोशिश करता था, चाहे किसी का ब्रेकअप हो या एग्जाम में फेल हुआ हो, उसके पास हमेशा एक ज्ञान का भरा थैला रेडी होता था। लोग कहते थे यार तू सुनता कम है, बोलता ज्यादा है, और वो सोचता था मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन हेल्प और ज्ञान थोपना दोनों अलग चीजें हैं। एक दिन उसका सबसे क्लोज दोस्त इमोशनल ब्रेकडाउन में था और उसे बस एक कंधे की जरूरत थी, पर यह बंदा लेक्चर देने लगा, तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने प्लानिंग नहीं की, मैं पहले ही बोल रहा था। और उस मोमेंट में उसके दोस्त ने बस इतना कहा, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा सा समझ चाहिए था। तब उसे समझ आया सही बात भी गलत लगती है जब समय और तरीका सही ना हो। बॉस गाइडेंस तभी इंस्पायर करती है जब वो समझाई जाए, ना कि थोपी जाए। ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हर वक्त जज बन जाओगे तो लोग कोर्ट नहीं दूर भाग जाएंगे। हर सच बोलने लायक नहीं होता और हर वक्त सच बोलना जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। रियल विजडम वही होती है जो सामने वाले के मन तक पहुँचे, ना कि सिर्फ कान तक। ध्यान दो बॉस, अगर तुम्हें लोगों को गाइड करना है तो सामने वाले को जज करने के बजाय उसकी सिचुएशन को समझो। ज्ञान तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो दिल से दिया जाए, जबरदस्ती नहीं। रियल विजडम इंस्पायर करती है, डोमिनेट नहीं। बॉस तुम कौन से टाइप के लोगों से बचना चाहते हो? क्या तुम बचना चाहते हो उस ब्रूट से जो हर बात को जबरदस्ती, धमकी और फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे रिस्पेक्ट को कंट्रोल के साथ कंफ्यूज कर रहा हो, या उस सोफिकेटर से जो इतना चिपक जाता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस तक भूल जाओ? एक ऐसी बॉन्डिंग जो कंफर्ट नहीं घुटन बन जाती है, या फिर उस मोरलाइजर से जो हर वक्त अपने ज्ञान का भार तुम पर डालना चाहता है, बिना पूछे ही तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले पर लेक्चर देना उसका काम है। बच के रहो बॉस, क्योंकि अगर ज्यादा करीब है तो तुम भी धीरे धीरे इनके जैसे बन जाओगे। अब तक तुमने 3 एंटी सेड्यूसर्स को समझा, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 3 और एंटी सेड्यूसर्स के बारे में जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को चुपके से खत्म कर सकते हैं। अगर तुम अपने चार्म को बचाना चाहते हो तो वो वीडियो मिस मत करना। अगर तुमने पहले या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के। पिछले वीडियो में तुमने जाना कि कैसे कुछ लोग अपनी ही गलतियों से अपना चार्म खो देते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 3 और एंटी सेड्यूसर्स के बारे में जो बाहर से तो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को दूर कर देते हैं। कहीं तुम भी तो उनमें से एक नहीं हो? चलिए देखते हैं। फोर्थ, द टाइडवार्ड, द वन हु क्लिंग्स टू एवरी पेनी। टाइडवार्ड्स वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा एक ही काम का होता है, बचाना बचाना और बस बचाना। ये लोग पैसा खर्च करने से ऐसे डरते हैं जैसे बिल्ली पानी में गिरने से डरती है। इनका ऑब्सेशन पैसा कमाना नहीं बल्कि एक एक रुपए को चिपका के रखना है। सोचते हैं जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ज्यादा सिक्योर रहेंगे, पर रियल प्रॉब्लम तब होती है जब पैसा एक नंबर्स गेम बन जाता है और जिंदगी सिर्फ एक्सेल सीट की तरह चलती है। जब तुम पैसा बचाते बचाते इमोशंस खो देते हो तो लोग तुम्हें रिच नहीं सिर्फ चीप समझने लगते हैं। सोचो एक ऐसा इंसान जो पैसा होने के बावजूद उसका एक भी रुपया खर्च करना नहीं चाहता। एवेंजर स्क्रूज एक क्लासिक
टाइडवाड है, ना खुद एंजॉय करता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। उसके पास पैसा है पर जिंदगी में वार्मथ और जेनरोसिटी की कमी है। एवेंजर स्क्रूज के लिए हर चीज एक ट्रांजैक्शन थी, इमोशंस का कोई वैल्यू ही नहीं। और यही वजह थी कि लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि कंजूसी जब एक पर्सनालिटी ट्रेड बन जाए तो लोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। अब सोचो एक ऐसा बिलियनर जिसके पास इतना वेल्थ था कि पूरा अमेरिका हिला देता, लेकिन हावर्ड ह्यूजेस अपनी ही कंजूसी और कंट्रोल के ऑब्सेशन का शिकार बन गया। वो अपने पैसों को एंजॉय ही नहीं कर सका और पागल हो गया, इमोशनली डिस्टेंट हो गया। हर चीज पे इतना कंट्रोल चाहता था कि आखिरी में अपनी ही दुनिया में खुद को कैद कर लिया। हावर्ड ह्यूजेस की कहानी एक और सबक देती है, जब तुम पैसा बचाने में इतने उलझ जाते हो कि जीना भूल जाते हो तो पैसा होने के बावजूद तुम गरीब बन जाते हो। सोचो तुम्हारा एक दोस्त जो हर बार बिल के हर एक आइटम का हिसाब लगाता है। भाई तू एक सिप ज्यादा पी गया, तूने एक एक्स्ट्रा फ्राइज खाया था, ये तेरा पार्ट नहीं था। पहले थोड़ा फनी लगता है, फिर इरिटेटिंग, और धीरे धीरे लोग उससे मिलने से कटने लगते हैं, क्योंकि 1 रुपए बचाने वाले दोस्त जिंदगी के बड़े मोमेंट्स भी चीप बना देते हैं। टाइडवाड बन के तुम सिर्फ अपना चार्म ही नहीं अपने लोगों को भी खो देते हो। पैसा बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जिंदगी जीने का हक नहीं। स्मार्ट बनो पर स्ट्रेंजी नहीं। एक बार एक ग्रुप गोवा घूमने गया, सब खुश थे, मजे में थे, पर उस ग्रुप में एक बंदा था, टाइडवाड। जब सब लोग बीच साइड कैफे में चिल कर रहे थे, उसने कहा, यार 100 रुपए का कोल्ड कॉफी, मैं तो पानी ले आया हूँ घर से। उस वक्त सब हंस दिए, लेकिन धीरे धीरे हर बार उसका ये महंगा है, वो वेस्ट है सुन सुन के लोग बोर होने लगे। डिनर पे जाओ तो बिल आते ही चुप हो जाता, मूवी का प्लान बनाओ तो कह देता नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, देख लेंगे। इवन बर्थडे पे गिफ्ट देना भी इमोशनल वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट कह के स्किप कर जाता। बॉस पैसा बचाना स्मार्टनेस है, नो डाउट, पर जब तुम्हारे एक्शंस हर बार ट्रांजैक्शनल फील देने लगे, लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। आखिरी में लोग याद रखते हैं तुमने क्या फील करवाया, ना कि तुमने कितना बचाया। ध्यान दो बॉस, पैसा सेव करके तुम रिच लग सकते हो, पर कंजूस बन के तुम्हें लोग बैंक करप्ट समझने लगते हैं। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये एक टूल है जो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकता है। फिफ्थ, द बम्बलर, द वन हुज ऑलवेज नर्वस एंड कंफ्यूज्ड। बम्बलर्स वो लोग होते हैं जो हर वक्त खुद से लड़ते रहते हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, ये सही लग रहा है ना। ये ओवर थिंकिंग उन्हें awkward बना देता है। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस की कमी। ये जो भी करते हैं अनश्योर होते हैं, हर एक्शन के बाद वैलिडेशन चाहिए होती है, और जब तुम खुद ही श्योर नहीं तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। नर्वसनेस एक इनविजिबल रेपेलेंट है जो लोगों को दूर भगाता है। सोचो रोन विस्ली को, जब भी हारमाइनी के आसपास होता है नर्वस हो जाता है, फंबल करता है और अननेसेसरी एक्वर्ड मोमेंट्स क्रिएट करता है। थोड़ा क्यूट लगता है शुरू में, पर जब ये हैबिट ज्यादा हो जाए तो अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तुम्हें हर चीज का कंफर्मेशन चाहिए होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाता है। और सेडक्शन का सबसे बड़ा रूल यही है, कॉन्फिडेंस मिसिंग हो तो चार्म कभी टिकता नहीं। माइकल सेरा के मूवीज के कैरेक्टर्स को देखो, हमेशा सोशली एक्वर्ड, कंफ्यूज्ड और अनश्योर। शुरू में लगता है वाओ कितना इनोसेंट है, लेकिन जैसे जैसे एक्वर्डनेस बढ़ती है, लोग बोर और अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। यही है बम्बलर मेंटालिटी का असली नुकसान। ओवर थिंकिंग और अंडर कॉन्फिडेंस एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी सिचुएशन को गड़बड़ कर सकता है। बम्बलर्स हमेशा अपने ही दिमाग के ट्रैप में फंसे रहते हैं, और उनका यही सेल्फ डाउट ही उन्हें अट्रैक्टिव बनने से रोक देता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त एक लड़की के साथ डेट पे गया, पूरे टाइम वो बस अपने कपड़ों को ठीक कर रहा है, बार बार पानी पी रहा
है और हर दूसरे मिनट में पूछ रहा है तुम बोर तो नहीं हो रही। वो इतना अनश्योर है कि लड़की सोचती है भाई खुद ही इतना कंफ्यूज्ड है तो मैं क्यों इंटरेस्टेड रहूं, जिस कारण से उसका मैसेज भी नहीं आता। बॉस, ओवरथिंकिंग एक ऐसी इनविजिबल चेन है जो तुम्हारे एक्शंस को रोकती नहीं, घसीट के नीचे दबा देती है। जब तुम खुद ही अनश्योर हो तो सामने वाले को तुम पे कैसे भरोसा होगा। सोचो जरा, एक लड़का है एक अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल सामने, इंटरव्यू रूम हो या एक लड़की के साथ फर्स्ट डेट, दोनों जगह उसके अंदर एक ही वार चल रहा होता है मैं ठीक बोल पाऊंगा ये शर्ट सही है या नहीं। अगर उसने जज किया तो दुनिया तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगी जैसे तुम अपने आप को ट्रीट करते हो। तो अपने डाउट से दोस्ती मत करो, उन्हें एलिमिनेट करो। कॉन्फिडेंस कोई परफेक्ट लाइन बोलने से नहीं आता, वो आता है अपने आप को एक्सेप्ट करने से। बम्बलर हर वक्त अपना रडार घुमाता है, हर रिएक्शन को एनालाइज करता है और इसी एनालाइज पैरालाइज में अपने नेचुरल चार्म को मार देता है। ध्यान दो बॉस, दुनिया उन्हीं पे ट्रस्ट करती है जो अपने स्टेप्स पे श्योर होते हैं। अगर तुम अपनी ही चाल पे डाउटफुल हो तो सामने वाला तुम्हें कभी लीडर नहीं समझेगा। कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर तुम हमेशा अनश्योर और नर्वस रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। Sixth, the windbag, the one who never stops talking about themselves. Windbags वो लोग होते हैं जो लगता है सिर्फ एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं, अपने बारे में बोलने के लिए। इनको लगता है कि इनकी लाइफ की हर एक बात दुनिया के लिए इंटरेस्टिंग है, चाहे वो उनका ब्रेकफास्ट हो या जिम की रूटीन। पर रियलिटी में लोग एक पॉइंट के बाद सिर्फ बोर हो जाते हैं। विंडबैग की हर बग तुम्हारा चार्म इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड बोर्डम पे डालती है। लोग तुम्हारी कहानी सुनने नहीं, अपना दर्द बताने आते हैं। अगर तुम उन्हें भी मीसो बना दोगे तो एक दिन तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। सोचो, डंकी को हर वक्त बोलता ही रहता है मुझे ये पसंद है, मैंने ये किया, मैंने वो देखा। श्रेंक कब का इरिटेट हो चुका होता है, पर वो एक एनिमेटेड फिल्म है। रियल लाइफ में तो लोग एक दो बार सुनते ही बोल देते हैं भाई बस कर। विंडबैग्स का प्रॉब्लम यही है, वो सुनते कम बोलते ज्यादा है। फिर देखो केने वेस्ट को, ओवर द टॉप रेंट्स, इनलेस स्पीचेस और सेल्फ ऑब्सेस्ड टॉक्स। उसका फेवरेट टॉपिक क्या है? केने वेस्ट। डिंग मारने और सिर्फ अपने बारे में बोलने से लोग इम्प्रेस नहीं होते बल्कि बोर और इरिटेट हो जाते हैं। विंडबैग्स को लगता है उनकी नॉन स्टॉप टॉकिंग से लोग उन्हें एडमायर करेंगे, पर असल में लोग उनसे बचने के तरीके ढूंढते हैं। बॉस, बात करना एक आर्ट है, सुनना तुम्हें चार्मिंग बनाता है, पर सिर्फ बोलना तुम्हें विंडबैग बना देता है। तुम्हारा एक दोस्त है जो मिलते ही शुरू हो जाता है भाई कल जिम में 100 kg उठाया और पता है मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट कर दिया और मेरी लाइफ इतनी बिजी है तुम समझोगे नहीं। तुम कुछ बोलने जाओ तो या इग्नोर करेगा या बीच में घुस जाएगा, जिससे तुम उससे मिलने का प्लान बनाना ही बंद कर दोगे। विंडबैग्स की यही ट्रेजेडी होती है। जब हर कन्वर्सेशन एक मेमे का परफॉर्मेंस बन जाए तो सामने वाले को लगता है वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है। एक लड़का था, हर मिलने वाले को अपनी कहानी सुनाता था, हर बार वही रेज्यूमे, मैं यह कर चुका हूँ, मैं उस बंदे को जानता हूँ, मेरे आइडियाज विजनरी है, मुझे सब पता है। शुरुआत में लोग सुनते थे, इम्प्रेस भी होते थे, पर थोड़े दिन बाद लोग उससे बचने लगे। एक लड़की ने एक बार सीधा कह दिया तुम्हारे साथ बैठने का मतलब होता है तुम्हारे खुद के फैन बनने का इनविटेशन लेना। सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बोलना। जब तुम सिर्फ डिंग मारते हो लोग इम्प्रेस नहीं होते बल्कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब तुम सुनते नहीं तो समझते भी नहीं, और जब समझते नहीं तो रिश्ता सिर्फ ईगो ट्रिप बन जाता है। सिर्फ जबान चलेगा तो लोग भाग जाएंगे। दिल से बोलो, दिल से सुनो, तभी तो दिल से रिश्ता बनेगा। ध्यान दो बॉस, अट्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला है,
सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखो। अगर तुम सिर्फ अपनी ही बातें करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई नहीं होगा। लोग तुम्हारी बातें सुनने नहीं, अपना दर्द शेयर करने आते हैं और तुम उसे भी अपनी कहानी बना देते हो। बॉस, तुम कौन से टाइप के लोगों से बचना चाहते हो? क्या तुम बचना चाहते हो उस टाइटवाड से जो 1 रुपए भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है, पैसा बचाने के चक्कर में खुद की लाइफ का मजा भी खो देता है? या उस बमलर से जो हर वक्त नर्वस, कंफ्यूज्ड और अनश्योर रहता है, फैसले लेने की जगह उलझनों में उलझा रहता है और तुम्हें भी वही एनर्जी दे देता है? या फिर उस विनबैक से जो सिर्फ बोलता ही रहता है बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी सेंस के, जैसे दुनिया सिर्फ उसकी बकबक सुनने के लिए बनी हो? बच के रहो बॉस, क्योंकि अगर ज्यादा करीब रहे तो तुम भी धीरे धीरे इन्हीं जैसे बन जाओगे। अब हमने 6 एंटी सेड्यूसर्स को डिकोड कर लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस और टॉक्सिक एंटी सेड्यूसर्स अभी बाकी है जो तुम्हारे सेडक्शन गेम को एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। अगले वीडियो में उन 2 एंटी सेड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होते हैं पर उनका इम्पैक्ट एकदम डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर तुमने पहले या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के। अब तक हमने जाना 6 एंटी सेड्यूसर्स के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे उन 2 सबसे डेंजरस कैटेगरीज की जो तुम्हारा चार्म अंदर से खा जाती है बिना तुम्हें खुद को समझ आए। ये वो लोग होते हैं जो सब कुछ सही करते दिखते हैं, लेकिन उनका एक आदत उन्हें कभी चार्मिंग बनने ही नहीं देता। क्या तुम भी उनमें से एक हो? आज पता चलेगा, चलो देखते हैं। 7th, द रिएक्टर, द वन हु ओवर रिएक्ट्स टू एवरीथिंग। रिएक्टर्स वो लोग होते हैं जो हर छोटी सी बात को वर्ल्ड वार बना देते हैं। उनके इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते, कभी बिना वजह के गुस्सा, कभी अननेसेसरी ड्रामा, कभी बस इमोशनल एक्सप्लोजन। ये लोग अपनी इमोशंस के पपेट बन जाते हैं। इनके साथ रहना एक टाइम बम के साथ बैठने जैसा है, पता नहीं कब फट जाए। सोचो टॉम हैंसन को, जब समर उसे थोड़ा इग्नोर करती है तो बंदा पूरी दुनिया को ट्रेजेडी बना देता है और सीन में हार्ट ब्रेक का ओवरडोज, जैसे लाइफ का पर्पस ही खत्म हो गया हो। रिएक्टर से जैसे टॉम हैंसन अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस बना देते हैं, और जब तुम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल खो देते हो तो सामने वाला तुम्हें सीरियस नहीं ड्रामेटिक समझने लगता है। अब रसेल ब्रांड को देखो, शुरुआती करियर में बंदा वॉकिंग फायर क्रैकर था। इंटरव्यूज में ऐसा लगता था जैसे कैफीन उसके ब्लड में नहीं, उसका ब्लड कैफीन में हो। हर बात, हर जोक, हर रिएक्शन ओवर द टॉप। ओवर रिएक्ट करने से तुम लोगों का अटेंशन जरूर ले लेते हो पर रिस्पेक्ट खो देते हो। लोग तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं एग्जॉस्टिंग समझने लगते हैं। कंट्रोल ही चार्म है, रिएक्शन नहीं, और रिस्पॉन्स सेडक्शन है। जो हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहता है वही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लगता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त जो ट्रैफिक में थोड़ा सा जाम देखते ही चिल्लाने लगता है, अरे भाई क्या कर रहे हो सब लोग। तुम उसे किसी बात पे डिसएग्री कर दो तो तुरंत इमोशनल हो जाता है, मुझे समझता ही नहीं कोई। हर बात पे हाइपर या इमोशनल हो जाता है, जिससे धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि कोई भी हर वक्त एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे राइड नहीं लेना चाहता। इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में हो। तुम खुद से नहीं दूसरों के मूड से चलते हो। कोई तारीफ करे तो खुश, क्रिटिसाइज करे तो उदास और इग्नोर करे तो फ्रस्ट्रेट। यही होता है रिएक्टर मेंटालिटी। ये लोग जिंदगी में रिस्पॉन्स नहीं देते, बस रिएक्ट करते हैं। जैसे टीवी के रिमोट पे चैनल चेंज हो रहा हो पर टीवी कुछ कह नहीं सकता। रिएक्टर लोग कभी खुद के स्टैंडर्ड से सेट नहीं करते, वो दूसरों के रिएक्शन पे जीते हैं। जैसे कोई सीन ना करे तो इनसिक्योर, कोई एग्री ना करे तो डाउट, और कोई इग्नोर कर दे तो डिप्रेस्ड। पर असली गेम तो वही जीतता है जो अपनी दुनिया का कंट्रोलर होता है, जो हर ट्रिगर पे रिएक्ट नहीं करता बल्कि हर सिचुएशन पे कॉन्शियसली रिस्पोंड करता है। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत
इज्जत करे तो पहले अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लो, बिकॉज जो हर चीज पे रिएक्ट करता है वो कभी अपने लाइफ का लीडर नहीं बन सकता। ध्यान दो बॉस, थोड़ा चिल करो, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना अट्रैक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव होता है। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो इमोशनली स्टेबल और बैलेंस्ड होते हैं, ना ज्यादा ड्रामा ना ज्यादा डेस्परेशन। 8th, द वल्गेरियन, द वन हु स्पीक्स विदाउट ए फिल्टर। वल्गेरियंस वो लोग होते हैं जिनके पास एक टॉक्सिक सुपर पावर होती है, लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराना। इनको लगता है कि बोल्डनेस और ऑफेंसिव जोक्स उन्हें कूल बनाते हैं, लेकिन असल में लोग उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल और डिस्गस्टिंग समझने लगते हैं। ये हर जगह बदतमीजी को स्वैग समझ के पेश आते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। सोचो टोनी मोंटाना को, स्कारफेस का किंग। शुरू में उसका बोल्ड एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और फियरलेस स्टाइल सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वही एटीट्यूड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसका लाउड बिहेवियर, वल्गर लैंग्वेज और एरोगेंस उसके चार्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉस, सेडक्शन में पावर दिखाना नहीं, कंट्रोल दिखाना होता है। टोनी मोंटाना जैसे वल्गेरियंस अपनी एग्रेशन को कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं और अपनी क्रूडनेस से खुद ही अपनी अट्रैक्शन को मार देते हैं। फिर देखो डोनाल्ड ट्रम्प का पब्लिक पर्सोना, फ्लैशी लाइफस्टाइल, ब्रैश टोन और जीरो सटलिटी। वो हर जगह डोमिनेट करना चाहता है, पर कभी कभी और डोमिनेशन चार्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। लाउड लोग अटेंशन जरूर लेते हैं, पर रिस्पेक्ट हमेशा उन्हें मिलती है जो अंडर स्टेट करते हुए और पावर करते हैं। वल्गेरियन मेंटालिटी का असली प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इम्पैक्ट के चक्कर में ग्रेस खो देते हैं। वही बंदा सबसे पावरफुल लगता है जो अपने शब्दों में कंट्रोल रखता है और अपने प्रेजेंस में एलिगेंस। सोचो तुम्हारा एक कोलीग है जो ऑफिस में हमेशा चीप्स जोक्स मारता है। पहले लोग थोड़ा स्माइल कर लेते हैं ताकि माहौल एक्वर्ड ना हो, लेकिन धीरे धीरे सब उससे बचने लगते हैं, क्योंकि हर बात को गलत साइड ले जाना एक टाइम के बाद इरिटेटिंग हो जाता है। कभी किसी पार्टी में देखा है ना एक बंदा जो सबसे ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा फनी बनने की एक्टिंग करता है और हर बात में पैसा, पावर और प्लेजर को घुसा देता है। ये होता है वल्गेरियन मेंटालिटी। बाहर से ओवर कॉन्फिडेंट, अंदर से इनसिक्योर। वल्गेरियन लोग समझते हैं कि लाउडनेस ही पर्सनालिटी है, शो ऑफ ही स्टेटस है और चीप टॉक ही चार्म है। पर असली प्रॉब्लम ये है कि ये मेंटालिटी सेलो होती है। इनकी हर बात में डिप्थ की कमी और अटेंशन की भूख छुपी होती है। ये लोग इम्प्रेस नहीं करते बल्कि एम्बैरेस करते हैं, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। जो बंदा हर वक्त सबको एंटरटेन करने की कोशिश करता है वो खुद की फीलिंग से भाग रहा होता है। वल्गेरियन मेंटालिटी का असली प्रॉब्लम यही है। ये लोग लाउड होते हैं क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट साइलेंस होता है। ध्यान दो बॉस, बोल्ड होना गलत नहीं, पर डिसरिस्पेक्टफुल होना सब कुछ बिगाड़ देता है। याद रखो, एलिगेंस और सटलिटी ही असली पावर होती है, लाउडनेस और वल्गैरिटी नहीं। बॉस, तुम कौन से टाइप के लोगों से बचना चाहोगे? क्या तुम बचना चाहोगे उस रिएक्टर से जो जरा सी बात पे एक्सप्लोड हो जाता है, इमोशन का कंट्रोल जीरो, जैसे हर वक्त एक चलती फिरती टाइम बम हो, या उस वल्गेरियन से जिसे सोशल मैनर्स का एम भी नहीं आता, हर जगह बदतमीजी और चीप हरकतों से तुम्हारी भी इमेज को डैमेज करने वाला? सोच समझकर रहो बॉस। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो समझ लो इनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि कभी ना कभी इनका असर तुम पर भी पड़ सकता है। अब तुमने एंटी सेड्यूसर्स के
सारे 8 टाइप्स को समझ लिया। सेडक्शन का गेम जितना अट्रैक्टिव है उतना ही फ्रेजाइल भी है। जो गलतियां हम जाने अनजाने में करते हैं वही हमारे चार्म को खत्म कर देती है। पर अब तुम रेडी हो, क्योंकि जो अपने फ्लॉज को पहचान लेता है वही अपने चार्म को कंट्रोल कर सकता है। पर गेम यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द 18 टाइप्स ऑफ द सेड्यूसर्स विक्टिम्स की, जो सिर्फ मैनिपुलेटेड नहीं होते बल्कि अपने दर्द को सेडक्शन का सेंटर बना देते हैं। नेक्स्ट पार्ट तुम्हें ये समझाएगा कि कौन तुम्हें सेड्यूस कर रहा है और कैसे तुम बिना जाने विक्टिम बन रहे हो। अगर तुमने फर्स्ट या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के।